हो चुका है। मतगणना होनी है 4 राज्यों की और मिजोरम की मतगणना कल होने वाली है। और आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बनने वाली है, किसके सर पर सजेगा सेहरा और कौन हो जाएगा जनता की नाराजगी का शिकार, साफ हो जाएगी तस्वीर। रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ही देर बाद रुझान आपके सामने होंगे। देश न्यूज की स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कौन रुझानों में आगे है और कौन रुझानों में पीछे रह जाएगा। जो रुझान में पीछे रह जाएगा हो सकता है कि वो परिणाम में आगे निकल सकता है, लेकिन ये किसके सर सेहरा सजने वाला है, कौन सत्ता पर आरूढ़ होने वाला और किसकी सत्ता बनने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार अलग तस्वीर नजर आई है, जहां एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। एक बात चली थी, देखना होगा कि उस बात का कितना जादू चला है। धर्मेष्ठा, जैसा कि बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पीछे रखकर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है। लाडली बहनों का कमाल बताया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंट हुआ है पिछले बार से कहीं ज्यादा वोटिंग परसेंट सामने आया है, पिछले बार से मतदान ज्यादा हुआ है, बंपर वोटिंग हुई है। क्या लाडली बहनों का कमाल है? बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने। लाडलियों का कमाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात का दावा करती है कि लाडली बहनों ने अपने प्यारे भैया को भर भर कर आशीर्वाद दिया है और इसीलिए मतदान का प्रतिशत भी इस बार आपने देखा होगा कि बढ़ा हुआ है और महिला मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की यहाँ पर। जहाँ एक तरफ अगर हम देखें तो महिलाएं घर से बाहर निकलने में संकोच करती है, ऐसी परिस्थिति में इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काबिले तारीफ है। और शिवराज सरकार की जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है, जैसे लाडली बहना योजना की आपने जैसा जिक्र किया है, तो अगर देखा जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बहुत जरूरी था और उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को चाहे 1250 रुपए दिए हो, लेकिन मजबूती, आर्थिक मजबूती थोड़ी प्रदान करी है। और शिवराज जी ने लगातार कहा है कि ये राशि जो है 3000 तक जाएगी, तो उन्होंने 3000 बोल के बाकी महिलाओं को भी साधा है। और 21 साल से जो ज्यादा की लड़कियां हो चुकी हैं उनके लिए भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब सरकार आएगी तो आपका भी बिल्कुल फॉर्म फिल किया जाएगा। तो उन्होंने कुल मिला के सारी महिलाओं को साध लिया है। महिलाओं को साध लिया है, महिला मतदाताओं पर फोकस रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 50%, 2,71,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं स्नेहा, और इन पर फोकस किया गया है। योजनाओं की बात करें तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना की बात कही है और बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है लाडली बहना योजना की। लेकिन इन सब तमाम चीजों के बीच में हम एक उन चीजों का जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि यहां पर युवा मतदाता 22 लाख से ज्यादा रहे हैं। वो फैक्टर कितना काम किया है। दूसरी बात कि एक तरफ जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कुछ अधिकतर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस उस एग्जिट पोल को नहीं मानी। कांग्रेस का कहना है कि ये विजन का समय है, टेलीविजन का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही है। पहले मैं युवा वाली बात पे आऊंगी कि युवाओं का जो प्रतिशत बढ़ा है वोटिंग का, वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उसको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि युवा वोटर्स बढ़े हैं तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि युवाओं ने किसको वोट किया है। युवा जो है सब देख परख के वोटिंग किए हैं, तो यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता बिल्कुल भी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। साथ ही साथ यही कांग्रेस शायद युवा वोटर्स को देखते हुए ही कह रही है कि टेलीविजन का समय नहीं है, और उनका ऐसा मानना होगा कि शायद जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी कमियां उनको नजर आएंगी, जैसा कि सियासी गलियारों में ऐसी हलचल मची हुई थी कि 18 साल से एक ही सीएम फेस है। इसकी वजह से भी हो सकता है उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया होगा कि एक ही फेस है, उसको लेकर अगर मध्य प्रदेश की जनता बोर होती हुई नजर आई है तो हो सकता है अब मध्य प्रदेश की जनता को बदलाव चाहिए होगा। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल्स को नहीं मान रही है। अपने अपने कयास, अपने अपने दावे और अपने अपने दावों की अपनी अपनी हकीकत। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले देश न्यूज की स्क्रीन पर आप देखेंगे क्या रुझान आ रहा है। सबसे पहले देश न्यूज आपको दिखाएगा कि किस राज्य में क्या रुझान है, और पोस्टल बैलेट की मतगणना के तुरंत बाद हम दिखाएंगे कि किस राज्य में, किस स्टेट में, किस विधानसभा सीट पर क्या क्या स्थिति है। एक एक सीट बार आपको सारा विश्लेषण हम दिखाएंगे देश न्यूज पर। धर्मेश, यहाँ एक बात है कि जैसा हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, या हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। हालांकि तेलंगाना के जो एग्जिट पोल है वहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती दिखा रहा है कई जगह, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बात कही जा रही है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कई चैनल ने, कई एजेंसियों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 160 से ज्यादा तक सीटें दी हैं, कहीं 151 सीटें दी जा रही हैं। तो अगर ऐसा है तो ये एक वेव हो सकती है, एक लहर हो सकती है। यदि ये लहर है तो इसका असर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में देखने नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि इस लहर का असर छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। लेकिन लहर इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा, हमने कई बार चर्चाएं की है, तो लहर इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को नहीं मिली। हमें किसी का कंफर्म नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लहर चल रही है, कांग्रेस को लेकर लहर चल। इस बार का मतदाता जो था वो मौन था।
मौन रूप से ही उन्होंने मतदान किया है, सोच के बैठे थे कि किस पार्टी को विजेता बनाना है और किस पार्टी को विपक्ष में बिठाना है। पहले से उन्होंने इस बात की प्लानिंग कर ली थी। अब बात यहाँ उठती है लहर की, जैसे कि चर्चा चल रही है, तो लहर नहीं थी, लहर विहीन चुनाव था। जनता के मुद्दे यहाँ देखने को नहीं मिले, बिल्कुल भी जनता के मुद्दे देखने को नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी और एग्जिट पोल की रही बात, तो कांग्रेस को आपने देखा होगा कि लगातार वो एग्जिट पोल पर सवालिया निशान खड़े करी। उनका कहना है कि एक प्रोपोगेंडा के तहत एग्जिट पोल लॉन्च किया गया है और ये भारतीय जनता का फैलाया हुआ शिगुफा है। तो अगर ये प्रोपोगेंडा है तो यहाँ एक चीज और देखने में आती है सूरज जी की। चलिए, मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि विश्वास सारंग का भी बयान सामने है। विश्वास सारंग ने कहा 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सरकार बनाएगी। यहाँ एक बात जरूर धनुषा, जैसे कि आप अपनी बात करें तो अपनी बात जारी रखें, लेकिन उसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कपड़ा फाड़ राजनीति देखी गई इस बार। यहाँ इस बार की राजनीति जो देखी गई धर्मिष्ठा, इसमें कांग्रेस ने पवारा पैटर्न ने दी गाली खाने के लिए। ये जो चीजें हैं, ये कि इन फैक्टर ने कहीं काम किया है या फिर कांग्रेस की अंतर कलह उजागर हुई गई है? बिल्कुल सूरज जी, इन फैक्टर ने बहुत काम किया है, क्योंकि जिस तरह के हम आजकल की जनता जितनी जागरूक है, वो देखती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, वो जनता के बीच में क्या काम करेगा। अगर इस तरह की बयानबाजी सामने आती तो वो कहीं ना कहीं जो छवि होती है वो धूमिल होती है। कमलनाथ जी की यहाँ छवि धूमिल होती हुई साफ पता चली है। और जैसा कि उन्होंने घोषणा पत्र वाले दिन ये जो कपड़ा फाड़ वाला बयान आया था उनका, तो उनका जो घोषणा पत्र था जो जनता के सामने जा सकता था, उसको अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते थे जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को वो चुनौती दे सकते थे पहले ही, लेकिन वो जो बयान उनका आया, उस बयान ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। सूरज जी, यहाँ देखने वाली एक चीज और है कि जब जनता के सामने ऐसा मैसेज आता है, तो जब इस मैसेज का इफेक्ट उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये चुनाव में देखने तो जरूर मिलेगा कि वो जो कपड़ा कौन किसके फाड़ रहा है, कौन किसको पवारा पैटर्न नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर थी, मध्य प्रदेश में देखा गया स्नेहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को निशाने पर लिया, कांग्रेस को इस बात के लिए कि धृतराष्ट्र की बात हुई, जहां एक बार ये धर्म को पीछे नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि राजनीति में धर्म का समावेश अब इस तरह हो चुका है कि कोई भी चुनाव, कोई भी चीज जो है, कोई भी राजनीतिक परिदृश्य बिना धर्म के नहीं हो सकता है। यहां देखा गया है शिवराज सिंह चौहान ने का जो बयान सामने आया था, जो मालवा में उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि जब पांडव कहा गया कि भाजपा में 5 पांडव हैं, तो उन्होंने कहा कि पांडवों की जीत होगी। और 2 धृतराष्ट्र हैं जो अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों का भविष्य संवारने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा रहे हैं। तो ये जो चीजें आई हैं कि ये इनमें कितनी सत्यता रही है, पहली चीज। तो दूसरी चीज एक बात जो और सामने आई थी कि क्या वास्तव में कांग्रेस की जो अंतर कलह थी, चाहे दिग्विजय सिंह अपनी बात कह रहे हैं, कमलनाथ अपनी बात कह रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अरुण यादव इस बार चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, वो हाशिए पर रहे हैं। क्या पार्टी ने हाशिए पर उनको रखा है, उनको टिकट की नहीं मिली इसलिए वो हाशिए पर रहे हैं, या फिर कुछ और समीकरण रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने नेताओं के बेटों वाली बात करी, तो नेताओं को खुद पता है कि उनके बेटे कितने सक्षम है। सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन में खड़े होना और एक चेहरा पाना, और साथ ही साथ लोगों के बीच में जाके, क्योंकि उनके बेटे लोगों के बीच नहीं आए हैं। और अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर अगर हम ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखें तो उनको कोई नहीं जानता है। अगर जानता भी है तो कमलनाथ के बेटे इस तरीके से जानते हैं। तो एक तरीके से जनता के बीच में आना बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और अगर नेता कितना भी प्रयास करें, लेकिन जनता जिसको चाहेगी उसी को चुनेगी। तो नेता अपनी तरफ से प्रयास तो करेंगे कि हाँ हमारे बेटे आगे आएँ और चुनाव को लड़े, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर किसी भी नेता को सामने आकर लोगों के बीच जाकर और लोगों का विश्वास जो है वो खींचना पड़ता है। उसके बाद इलेक्शन में खड़े होने की बात आती है। और बात आपने कही अरुण यादव की, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि पार्टी ने उनकी क्या, पार्टी की क्या रणनीति रही और अरुण यादव को सामने नहीं लाया गया। ये पार्टी के अंदर हम कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंट का प्रभाव हो, या पार्टी के अंदर की कुछ राजनीति होगी, इस वजह से उनको सामने नहीं लाया गया। सूरज जी, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे धृतराष्ट्र वाली जो आपने बात कही है, तो धृतराष्ट्र पांडव वाला जो बयान देकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि हम इस पे भारतीय जनता पार्टी को घेर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉल पर सिक्सर मार दिया। उन्होंने साफ बता दिया कि हम तो पांडव है, पांडव जो है धर्म के साथ खड़े हैं, और कांग्रेस जो है वो कौरव है, जिसमें धृतराष्ट्र उन्होंने बताया है दिग्विजय जी को, और कमलनाथ जी को धृतराष्ट्र बताया कि जो अपने बेटों के लिए, जैसे कौरवों ने अपने बेटों के लिए पूरे वंश का नाश कर दिया था, उसी तरह कमलनाथ जी और दिग्विजय जी जो है अपने बच्चों के लिए पूरी कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। ये बयान भी आया था सामने। बिल्कुल, हाँ, आपने सही कहा कि ये जैसे ही वो बयान आया, क्योंकि उसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और कही थी कि यदि शिवराज के लिए यदि वो शिव हैं तो मैं भी मल्लिकार्जुन हूँ, और मैं भी शिव का अवतार हूँ, रुद्र का अवतार मैं हूँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने के
मिली हैं। हालांकि इस चुनाव में ये कितनी इफेक्टिव रही, जनता के मन पर कितना असर कर पाई हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है धर्मिष्ठा जी, जो बात आई थी किसान कर्ज माफी। 2018 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था किसान कर्ज माफी, और कांग्रेस ने घोषणा की थी जी। राहुल गांधी ने गिनती की थी 1, 2, 3 से लेकर 10 तक की, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, और नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। हालांकि किसान कर्ज माफी के 10 दिन में नहीं, भले ही 15 महीने बाद जब सरकार गिरी तो मुख्यमंत्री बदल गए, कमलनाथ की जगह शिवराज आ गए थे, लेकिन राहुल गांधी की बात सही हुई कि मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन किसानों की कर्ज माफी वाली बात रही। हालांकि इस बार के भी अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी की बात रखी है, लेकिन इस बार वो उतनी प्रभावित दिख नहीं रही है कि जितना 2018 में था, कि वो एक घोषणा थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास उस घोषणा का काट नहीं था, उसका कोई विकल्प नहीं था कि उस घोषणा, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। जितनी घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं उनकी तुरंत पूर्ति भारतीय जनता पार्टी करती गई है। चाहे नारी सम्मान की बात करें, हम गैस सिलेंडर की बात करें, बिजली की बात करें, यहां कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसा करेंगे और वहां भाजपा ने कर दिया है। एक तरफ प्रॉमिस था, एक तरफ डिलीवरी थी। तो ये जो चीजें रही हैं किसान कर्ज माफी को लेकर, इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो घोषणा की अपने वचन पत्र में जो बिंदु रखा है कि किसान कर्ज माफी हम लगातार, यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको निरंतर रखेंगे, वो इफेक्टिव रहने वाली इस बार? बिल्कुल सूरज जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस बार कांग्रेस की पिच पे भारतीय जनता पार्टी ने बैटिंग करी है, यहाँ साफ देखने को मिला है, क्योंकि जो घोषणाएं कांग्रेस ने करी है वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी। और इस बात पे कमलनाथ जी का बयान भी आया था कि अगर हम कोई घोषणा करते हैं तो शिवराज जी उसे चुरा लेते हैं। हालांकि वो उनका परपेक्स है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा आपने उठाया, 2018 में जब उन्होंने किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी काट नहीं थी, और आपने देखा होगा कि बहुत कम लोगों का कर्ज माफ हुआ था। कई लोग ऐसे थे जो डिफॉल्टर घोषित हो गए थे, जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ था। वो इस भरोसे में थे कि कांग्रेस उनका कर्ज माफ करेगी, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस ने उनका कर्ज माफ नहीं किया, वो डिफॉल्टर हो गए, उन्हें बैंक से अब लोन नहीं मिल सकता। उनका कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने, वो जो इंटरेस्ट उन पे चढ़ा था, उनको डिफॉल्टर से हटाने का काम शिवराज सरकार ने किया। 2200 करोड़ रुपए चुकाया। बिल्कुल। तो अब यहाँ ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम कर्ज माफी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने ये जनता को समझा दिया, किसानों को समझा दिया है कि इन्होंने 2018 में भी तुम्हें छला था, इस बार फिर जब छलने वाले हैं, और पहले तुम डिफॉल्टर घोषित हो गए थे, इस बार अगर इन पे भरोसा किया तो फिर डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे, और इस बार हो सकता है 5 साल सरकार रहे तो आप लोग बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाओगे। तो कांग्रेस जो है अपना ये जो वादा है पिछली बार नहीं निभा पाई थी अच्छे से, तो इस बार किसानों के अंदर उतना भरोसा नहीं। और यहाँ एक चीज और आपको बता दूं कि 2 धड़े बटे हुए किसान के, जिनका कर्जा माफ हुआ है वो कांग्रेस पे भरोसा करेंगे, वो कांग्रेस को फिर वोट देंगे कि इन्होंने हमारा कर्जा माफ किया। लेकिन दूसरा धड़ा वो है जिसको डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं कांग्रेस की वजह से, तो वो उनका वोट बिल्कुल फिक्स है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिफॉल्टर होने से बचा लिया। बिल्कुल। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बस रुझान आना चालू हो रहे हैं, और आप देख पाएंगे देश न्यूज की स्क्रीन पर कि क्या क्या रुझान है, कहाँ किस राज्य में क्या स्थिति बन रही है, और बहुत जल्द तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जमाना बैलेट पेपर का नहीं है कि बैलेट पेपर की पेटियां खुलेंगी, फिर उनको जमाया जाएगा, फिर काउंटिंग की जाएगी। अब वो स्थिति नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। ईवीएम से बहुत जल्द राज बाहर आ जाएंगे। और एक बात और स्नेहा जी मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने देखा है, तमाम खबरों में आप लगातार बनी रही हैं, कि हमने देखा है चुनाव के दिन से, मध्य प्रदेश की बात करें 17 तारीख से, या राजस्थान में बात करें तो 25 तारीख को जो मतदान हुआ है, और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुआ, तो यहाँ हमने एक चीज देखी कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। मध्य प्रदेश ने बालाघाट में बैलेट पेपर को पहले काउंटिंग करने को लेकर या वो बंडल खोलने को लेकर बहुत सारी बातें कांग्रेस ने शिकायत भी की है। और एक चीज और देखी गई है कि चाहे दिग्विजय सिंह ने शिकायत की हो लाहौर कलेक्टर को हटाने के लिए, डिंडोरी एसपी को, खंडवा एसपी को हटाने की बात कही गई हो, तो ये जो तमाम समीकरण है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की जो बात आई कि नौकरशाही को इन्वॉल्वेशन राजनीतिक दलों के साथ हो गया। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है कि यहाँ के कलेक्टर ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया है, कांग्रेस ने शिकायत की है कि वहां के कलेक्टर ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है। तो ये जो तमाम चीजें सामने आई हैं, आपको लगता है कि इससे सियासी समीकरण बदलने में या सियासी समीकरणों को साधने में इन चीजों की कुछ भूमिका रही हो? देखिए, हर इलेक्शन में ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, चाहे मैं किसी भी दल की बात करूं जी। तो यहाँ पर जब वोटिंग हो गई है, लोगों ने चुन लिया है, अपने अपने नेता को चुन लिया है, उसके बाद सवाल खड़े करने का तो कोई मतलब ही नहीं है साफ तौर पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए लोगों के बीच की ये पार्टी ऐसा काम कर रही है, सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर देती है पार्टी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ईवीएम तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आ गया। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो यानी कि किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी
सवाल खड़े कर रही है, तो उसको अपनी जो देश के जो प्रमुख संस्था हम कह सकते हैं उन पर विश्वास नहीं है, जैसे सीबीआई, ईडी, इन पर भी विश्वास नहीं है कुछ राजनीतिक दलों को। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन पर अगर विश्वास नहीं है तो ये फिर उनकी कमी है, क्योंकि जो इलेक्शन करवा रहा है, जिसके बलबूते सारी चीजें हो रही हैं। आपने जिक्र किया ईडी का, सीबीआई का, तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुलकर बोला है, चुनाव जैसे ही चुनाव चालू हुए हैं, आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई कुत्तों की तरह गली में घूम रही, ये उनके शब्द थे। राजस्थान में हमने अशोक गहलोत की बात सुनी कि अब चुनाव आ गए हैं तो अब ईडी का शिकंजा यहाँ कसा जाएगा नेताओं पर। तो ये जो आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पर या फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगे कि वो नेताओं को डराने के लिए, खासतौर से विपक्षी नेताओं को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी ने खुल के कहा है कि ईडी का शिकंजा कसा गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने के लिए। अभी भी मनीष सिसोदिया की बात करें, वो जेल में है, संजय सिंह जो है वो जेल में है। तो ये जो तमाम विपक्षी दल हैं, ये जो आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार या वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, तो इन फैक्टर्स ने कहीं चुनाव पर असर डाला हुआ किसी भी राज्य में? देखिए, ईडी और सीबीआई, कांग्रेस के नेता ही बोलते हुए नजर आए हैं कि ईडी और सीबीआई का आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि कांग्रेस, या फिर मैं विपक्षी दल की बात करूं, मैं कांग्रेस स्पेसिफिक नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन विपक्षी दल की बात करूं अगर यहाँ पर, तो वो खुद ही कहते आए हैं कि ईडी और सीबीआई हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर जो हमारे लोग हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती है, ईडी और सीबीआई को सामने ले आती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का लोगों पर असर पड़ता है। जरूर कहीं ना कहीं से लोग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की। तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि किस तरीके से आजकल के नेता भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, और लोगों को भी बहुत अच्छे से रियलिटी जो है वो नेताओं की पता चल चुकी है। धर्मेश जी, इसी ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जो बातें सामने आ रही है सियासी गलियारों में? बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने। ईडी और सीबीआई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। मैं यहाँ कांग्रेस का ही जिक्र करूंगी क्योंकि लगातार उन्हीं के सवाल सबसे ज्यादा होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक बयान भी आया था कल, आपने अगर देखा हो तो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस हार के लिए लिस्ट बना चुकी है कि हमें किस किस पे ब्लेम लगाना है। ईवीएम पे ब्लेम लगाना है, निर्वाचन आयोग पे ब्लेम लगाना है, नौकरशाही अफसरशाही पे ब्लेम लगाना है। तो उनकी पूरी लिस्ट तैयार है। यहाँ ईवीएम हैक की भी आपने बात करी, तो मैं उस पर भी आपका थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगी कि ईवीएम हैकिंग की जो बातें चल रही है, स्वतंत्र प्रणाली है, स्वतंत्र एजेंसी है, अपना खुद का काम करती है वो, और इस तरह के जो बयानबाजी सामने आती है ईवीएम हैक करने वाली या ईवीएम पर, हालांकि ईवीएम हैक करने की भी पहले बहुत बातें आई थी, इस बात पर साफ कर दिया है निर्वाचन आयोग ने कि ईवीएम हैक नहीं होती है, साफ कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी लगातार आती रहती है सामने। और ईडी और सीबीआई की जो बात करी जा रही है, तो ईडी और सीबीआई जो है स्वतंत्र एजेंसी, वो अपने स्तर पर काम करती है, जहां से उन्हें खबरें मिलती है, जहां की उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि इसने इतना भ्रष्ट काम किया है, तो वो उन पर जितनी भी है रेड करने का काम या छापा डालने का काम करती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे काम करोगे ही नहीं तो छापा डलेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों की, इस समय सभी बूथों पर जहां जहां मतलब मतगणना स्थल जहां बनाए गए हैं, स्ट्रांग रूम से बाहर निकाल करके बैलेट पेपर कड़ी सुरक्षा के बीच में ले आए गए हैं और बैलेट पेपर की गिनती चालू हो चुकी है। बैलेट पेपर खोल दिए गए हैं, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और बैलेट पेपर के जो परिणाम है बहुत जल्द देश न्यूज की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि बैलेट पेपर में किसको ज्यादा मत मिले हैं और कौन बैलेट पेपर की गिनती में पीछे रह गया, बहुत जल्द हम दिखाएंगे। धर्मेश जी अपनी बात जारी रखें। जी जी सूरज जी, ईडी सीबीआई की जैसे कि यहाँ बात चल रही थी, तो हर जगह यही सुनने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सीबीआई की रेड नहीं पड़ती, कई ऐसे नेता जिन पे कार्रवाई हुई है, लेकिन मुद्दा वही है कि ध्यान भटकाने वाले। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद से 2021 तक में ये जो पीरियड रहा है, इसमें 3001 मुद्दे ऐसे हैं जो जिनका ईडी ने जिन पर रेड डाली है, और 3000 मुद्दों में अभी तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, क्योंकि टोटल रेड थी वो थी 3096 रेड डली हैं 2014 से 2021 के बीच में। और इसमें से केवल 95 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें से ईडी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, चालान प्रस्तुत किया। बाकी 3001 मामले ऐसे हैं जिसमें अभी तक साक्ष्य या चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। पहली बात। दूसरी बात, यही आंकड़े यदि हम देखते हैं उससे 10 साल पहले के, जो मैं 2014 की बात बता रहा हूं, तो 2004 से 2014 के बीच में ये मामले कुल 800 के आसपास का आंकड़ा था, जो पूरे देश में 800 के आसपास रेड पड़ी थी। लेकिन यही आंकड़े बढ़ के आने वाले सालों में ये हो जाते हैं 3000। तो ईडी की सक्रियता बढ़ी है, ये कहा जा सकता है। ईडी के मामले बढ़े हैं, जो रेड डाली गई वो बढ़े हैं। चलिए, ये एक अलग विषय हो गया है, चूंकि आज जो स्थिति है वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच में जो पेटियां हैं वो लाई गई हैं, और हम सुनाते हैं आपको सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने क्या बयान जारी किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या बयान है? मैं अच्छा देखता हूं, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में जनता ने इस बार
भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली, माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है। और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि समय रहते जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थे तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे। कितनी सीटें जीतने वाले हैं? 125 से 150 तक। भैया, मतगणना स्थल पर आप पहुंचे, क्या आपने आवश्यक निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को? क्योंकि हमने देखा पूर्व में कमलनाथ जी के ईवीएम पर ध्यान देना। भाई ईवीएम पे जो होगी काउंटिंग, उसमें ध्यान देना ये नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी स्पेशल बात कौन सी है? अच्छा, आप कितनी उम्मीद है सर, आज आप निकले हैं, क्या कहेंगे, कितनी वोटों से आप जीतने वाले, कितने आश्वस्त हैं सर? देखिए 18 साल की सरकार, अब भोपाल की बात करें तो मास्टर प्लान 3 साल में नहीं आया, जो कि हमने बना के रखा हुआ था कमलनाथ की सरकार ने। तो कुल मिला के कर्मचारी उनकी प्रमोशन नहीं हुए, पेंशन नहीं है, ये दुनिया भर की चीजें। और कितनी वोटों से जीतने वाले हैं सर? ये वोट तो यहाँ भी बताते हैं आके। कांग्रेस कितनी सीट बन रही सर? कांग्रेस 135 से लेके 175 के बीच। और जिस तरह से सबके अपने अपने जीत के दावे हैं और नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का जो कहना है कि वो सबके अपने अपने दावे हैं और उनका अपने अपनी जीत के लिए सभी आश्वस्त हैं। हालांकि हर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। एक विधानसभा सीट पर यदि हम बात करें, कहीं 39 प्रत्याशी भी हैं, कहीं 29 भी और कहीं 7 भी प्रत्याशी, सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो है स्नेहा जी, हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि ये तमाम जो दावे हैं, इन दावों की हकीकत कुछ देर में सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात जरूर देखना पड़ेगा हमें, राजस्थान का परिदृश्य हम देखें। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था, वो द्वंद्व चुनाव तक रुका नहीं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बहुत कोशिश की है जनता को बताने की, मतदाताओं को बताने की, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को बताने की कोशिश की है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। दूसरी तरफ सचिन पायलट स्पष्ट कह चुके थे, मार्च और अप्रैल में उनका जो बयान आया था कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। ये चीजें यदि हम, क्योंकि कांग्रेस की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अलग परिदृश्य रहा, जहां हमने देखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भले ही एक दूसरे की सहमति करते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को द्वंद्व देखा है। क्योंकि जब पिछौर सीट की बात आई और पिछौर सीट पर पहली सूची जब 144 लोगों की आती है कांग्रेस की, और उस 144 लोगों की सूची में पिछौर सीट पर वीरेंद्र रघुवंशी का नाम नहीं होता, तो पिछौर के उनके समर्थक आते हैं और उनके समर्थक आकर के कमलनाथ से कहते हैं कि पिछौर से उनको टिकट क्यों नहीं दिया। तो वो कमलनाथ जो कहते हैं कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और उनके बेटे जयवर्धन के फाड़ो, टिकट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से उन्होंने, कमलनाथ ने उस समय अपने आप को पीछे कर लिया था कि यदि हार भी हुई तो मैं टिकट के लिए जिम्मेदारी तय कर दूंगा कि टिकट मैंने नहीं बांटी है। दूसरी सूची आई, उसमें भी बहुत सारा जो चीज देखने, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने में, दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर जूते मारे गए, पुतला दहन किया गया। ये जो विरोध रहा, इस विरोध ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को संगठित नहीं होने दिया। यही स्थिति गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी में रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को टिकट बदले, कुछ विधायकों के टिकट काटे। बात करें सीधी की बात करें तो सीधी में जो उन्होंने टिकट काटा, केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट दिया, रीति पाठक को टिकट दिया, तो केदार शुक्ल जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर विरोध रहा है, कांग्रेस में भी अंतर विरोध रहा। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं या अन्य दलों के प्रत्याशी, उनको फायदा हो सकता है? बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि जो अंतर विरोध रहा है, मतलब पार्टी के अंदर ही जब लोग लड़ते भिड़ते नजर आए हैं, तो यहाँ पर जो निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़े हैं, उनकी यहाँ पर उनका चांस है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए नजर आ सकता है क्योंकि उनके पास एक कमी है, या हम कह सकते हैं कि दुखती हुई नस को वो दबाते हुए नजर आएंगे। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि उनका पूरा सिनेरियो दिमाग में माइंडसेट बन चुका है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो पीछे हटते भी लोग नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर उनको भी दिख रहा है कि मेरा यहाँ ज्यादा चांस बन सकता है, क्योंकि पहले से ही इनकी पार्टी में विवाद चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर मौके पे चौका जरूर मार सकते हैं। इस वक्त ये मौके पर चौका लगाने वाली जो बात कही गई है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं तमाम सियासी समीकरण भी, सबके अपने अपने स्टंट हैं, सबके अपने अपनी चीजें हैं कि कौन कहाँ स्टैंड ले सकता है और किसको यदि बचाव करना है तो क्या कहना। क्योंकि कल भी जब हमने पूछा है, चाहे कांग्रेस से पूछा है, भारतीय जनता पार्टी से पूछा, तो कांग्रेस से हमने दोनों सवाल किए हैं कि यदि आपकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो आप किसे श्रेय देंगे, और यदि आपकी सरकार हारती है तो आपका वक्तव्य क्या होने वाला है। हालांकि दूसरे सवाल से सभी लोग नकार गए कि उसका श्रेय हम किसे देने वाले हैं। यही हमने जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा तो जब उन्होंने जीत का श्रेय तो कहा कि जनता का आशीर्वाद है, जनादेश है, लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि हार के, यदि कांग्रेस की जीत हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ऐसी स्थिति में आप किन कारणों को जिम्मेदार मानेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति बनने वाली नहीं है, इसलिए उस बारे में
हमने सोचा ही नहीं है। हालांकि दर्शकों को हम बताना चाहेंगे बहुत जल्द तमाम अपडेट के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और पूरे आज दिन भर जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते हैं चारों राज्यों के, लगातार देश न्यूज आपको अपडेट करता रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ में, और हमारे तमाम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अलग अलग राज्यों से, और मध्य प्रदेश को लेकर के एक एक सीट का विश्लेषण आपके साथ करेंगे, और बहुत जल्द हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे आपसे।